नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। हमारे देश में पैंडेमिक के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन कुछ राज्यों में बढ़ रहे मामले और ऊपर चढ़ता हुआ आर फैक्टर केंद्र सरकार की चिंताएं बढ़ा रहा है और यही वजह है कि उसने चेतावनी भी दी है कि इस आर फैक्टर को काबू में किया जाए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से पिछले हफ्ते जो खबर आई उसके मुताबिक केंद्र ने कहा है कि कई राज्यों में कोरोना का आर फैक्टर बढ़ रहा है, यानी कि एक शख्स कितने और लोगों को बीमार कर सकता है या संक्रमण दे सकता है, उसे आर फैक्टर कहते हैं और वो अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कुछ राज्यों में। और यही वजह है कि केंद्र चाहता है कि सभी राज्य अपने इलाके में, अपने जिलों में, अपने राज्य में इस बात का ख्याल रखें कि इस संक्रमण पर काबू पाया जाए और आर फैक्टर को काबू में रखा जाए। इसके अलावा एक तरीका, एक हथियार इस पैंडेमिक से लड़ने का है, वो है वैक्सीन। और उस वैक्सीन को लेकर के आम लोगों में जागरूकता बनी रहे, इसके लिए केंद्र सरकार ने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई। अगर आप वैक्सीन के बारे में, भारत में कौन कौन सी वैक्सीन है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक छोटी सी सर्च करनी है कोविड वैक्सीन के नाम से। इससे आपको इस वैक्सीनेशन के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा, साथ ही इस टीकाकरण कार्यक्रम यानी वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। एक सिंपल टूल है ये ग्राफ, जिसके जरिए आपको इस वक्त हमारे देश में टीकाकरण की स्थिति क्या है वो पता चल जाएगी, यानी कि कितने लोगों को एक डोज मिला है, कितने लोग फुली वैक्सीनेट हो गए यानी कि उनको दोनों डोज मिल चुके हैं। तो जिनका टीकाकरण पूरा हो चुका है वो 8% हैं, वहीं टीकाकरण जिनको कम से कम एक खुराक मिल चुकी है वो 28% से ऊपर है। तो टीकाकरण कार्यक्रम की ये पूरी जानकारी, कहां पे आपको मिल सकता है टीकाकरण का केंद्र, ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। एक और अच्छी जानकारी अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप गूगल पे ICMR सर्च कीजिए और आपके पास ये वेबसाइट ICMR की आ जाती है। यहां आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है बस एक बटन दबाने से। लेकिन हम वैक्सीन के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो वैक्सीन कितनी चल रही है, क्या उसकी स्थिति है, इसके बारे में भी आप यहां से एक आसान से क्लिक से जान सकते हैं। चलिए, हमारे देश में कौन कौन सी वैक्सीन, अगर इसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। कोवैक्सीन कौन बना रहा है, उसकी ट्रायल्स जो हुए थे उसके रिजल्ट्स क्या हैं, अब तक उसके कौन कौन से माइलस्टोन पूरे हो चुके हैं, ये सारी जानकारी आपको यहां मिल रही है। DGCI की तरफ से उसको पेडियाट्रिक स्टडी का अप्रूवल मिल चुका है, बच्चों में भी अब इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, ये भी यहां पर मौजूद है और ये स्टडी अभी चल रही है। वैसे ही दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड के बारे में भी आपको सारी जानकारी यहां पर मिल जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट का बनाया हुआ है, इसके भी ट्रायल के रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। डेल्टा वेरिएंट पर किस तरह से ये कारगर रहा है, उसकी जो ट्रायल स्टडी रही है, ये सब आपको यहां मिल रही है। सिर्फ ये दोनों वैक्सीन नहीं, आप जाइडस कैडिला की वैक्सीन है ज़ाइकोविड-D, उसके बारे में भी पूरी जानकारी। स्पुतनिक जो हमारे देश में रशिया से मंगा करके लगाई जा रही है, उसको भी इमरजेंसी अप्रूवल मिला हुआ है और उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ई जो अभी लगाई तो नहीं जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार की जो लिस्ट है उसमें ये शामिल है, इसकी भी सप्लाई बाद में शुरू होगी। ये किस स्थिति में है ये भी आप जान सकते हैं। इसकी ह्यूमन ट्रायल्स को सेकेंड फेज की 1 और 2 जो कंबाइंड ट्रायल हो रही है उसको अप्रूवल मिल चुका था और ये ह्यूमन ट्रायल चल रही है। ऐसी एक इंट्रानेजल वैक्सीन भी, यानी कि नाक के जरिए दी जाने वाली एक वैक्सीन, ये एक अच्छी ब्रेक थ्रू स्टडी है जो कि इस वक्त चल रही है। इसको अप्रूवल मिल चुका है ट्रायल के लिए और इस ट्रायल को अभी कंडक्ट किया जा रहा है। कोवोवैक्स, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। कोवोवैक्स को भी इस वक्त अप्रूवल मिल चुका है दूसरी और तीसरी फेज की ट्रायल का और वो भी चल रहा है। और उसके बाद mRNA वैक्सीन, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं कि ये नई तकनीक है और बाहर के देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है, वो वैक्सीन, इसकी भी अभी ट्रायल चल रही है। तो ये सारी जानकारी आपको मिल जाती है। अगर आपको वैक्सीन को लेकर के कोई भी आपके जहन में सवाल है, कोई भी असमंजस है, वो आप इस तरह के डेटा और इस तरह की इंफॉर्मेशन से उसे दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी है कि आप बेधड़क होके, बेहिचक होके जाके वैक्सीन जरूर लगवाएं। देश में इस वक्त पैंडेमिक की स्थिति कैसी है, टीकाकरण का कार्यक्रम कैसा चल रहा है और
तीसरी वेव को रोकने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं, सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर एसके सरीन जुड़ गए हैं, जो कि सदस्य हैं नेशनल कोविड टास्क फोर्स के। शुक्रिया डॉक्टर सरीन हमसे बात करने के लिए। खबरें आ रही थी लगातार कि जो आर फैक्टर कुछ 8 राज्यों में बढ़ रहा था, क्या ये चिंता का विषय बन सकता है? चिंता का विषय है। अगर इस तरह से वायरस स्प्रेड करे और हम 1000-2000 नए केस रोज इकट्ठे करें तो फिर सडनली एक इंक्रीज हो सकता है, एक वेव आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। हर भारतीय जानता है, हर भारतीय समझता है, पर हाँ, हर भारतीय एहतियात नहीं बरतता। जी बिल्कुल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि तीसरी लहर जो है उसको रोकने के लिए फिर ऐसे में जब आर फैक्टर बढ़ रहा है तो उसकी रोकथाम में किस तरीके से वैक्सीनेशन, टीकाकरण कारगर हो सकता है? देखिए, पहला तो सेकेंड वेव अभी पूरी तरह से सबसाइड नहीं करी है। सेकेंड वेव में अभी भी पेशेंट्स जो हैं करीब 35 से 45 हजार के बीच में चल रहे हैं कंट्री में, और 8 राज्यों में जो बढ़ रहा है ये भी, मतलब वेव तो तब हो जो पुरानी वेव डाई करे, तो अभी सेकेंड वेव या जो एग्जिस्टिंग है वही वेव कम नहीं हुई है। और हाँ, अगर एक सुनामी थर्ड वेव की आने की संभावना है तो हमें उसके लिए एहतियात जरूर बरत के रखने हैं। हमें ध्यान रखना है कि सेल्फ लॉकडाउन सबसे बड़ी वैक्सीन है, और सेल्फ लॉकडाउन में 2 मास्क का प्रयोग, एक आपका जो N95 है और एक दूसरा उसके ऊपर 3 लेयर का सर्जिकल मास्क हर टाइम रखें। ये आपकी वैक्सीन है अपनी, कोई महंगी भी नहीं है, आप इसको जितनी बार चाहे बदल सकते हैं, जितने बूस्टर की तरह से लगाना चाहे हर रोज नया लगा सकते हैं। पर हाँ, आप इसको अगर नहीं रखेंगे तो यू आर वल्नरेबल, और आप वल्नरेबल हैं तो सामने वाला वल्नरेबल है। इसको ध्यान रखें। आपकी सेफ्टी तब तक है जब तक सामने वाला सेफ है। तो इसलिए आप और जिससे बात करें वो भी हर समय ये अपने साथ में रखें। कहीं भी खाना हो, कहीं भी मिलना हो, कहीं भी बातचीत हो, शादी ब्याह या किसी भी ऐसी जगह जाएं तो ध्यान रखें कि ये मास्क ना उतारें। खाना हो तो अलग दूर से जाकर। मेरी सबसे इंपॉर्टेंट सलाह जो ये है कि अगर आप खाएं, रेस्टोरेंट में जाएं तो भी इस नियम का पालन करें। अनलेस यू आर योर ओन फैमिली, नोबडी एल्स इन द रूम। ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं करें जिसमें कि आपको या आपसे औरों को इन्फेक्शन हो जाए। सेकेंड, आपने जो इंपॉर्टेंट बात पूछी वैक्सीनेशन की, हाँ, वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, और भारत में इतने प्रयास के बावजूद इतनी बड़ी जनसंख्या है कि उसमें समय तो लगेगा ही, ये सबको समझना है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन की क्वांटिटी बढ़े, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी चाहिए उतनी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए प्रायोरिटीज देनी पड़ रही है। हाँ भाई, इस बार सिर्फ सेकेंड वैक्सीन वाले लगेंगे, इस बार फर्स्ट वाले, इस बार इस एज के लगेंगे, स्कूल के लिए अभी वैक्सीन नहीं। तो वैक्सीनेशन अगर लग जाती है तो ये निश्चित है कि अगर आपको इन्फेक्शन हो, चाहे वेरिएंट का भी हो, चाहे डेल्टा म्यूटेंट का भी हो, डेल्टा प्लस का भी हो, अल्फा का हो, किसी का भी हो, इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हैं, और अगर इन्फेक्ट होते हैं तो सीवियरिटी भी डिजीज की कम है। तो सिंपल पॉलिसी वर्ल्ड ओवर, यूके ने ट्राई किया, इजराइल ने, कि फर्स्ट डोज लग जाए जितने ज्यादा को उतना अच्छा है। और अगर किसी को पहले कोरोना हुआ है वो प्रायोरिटी में ना आए, क्योंकि उसको कम से कम थोड़ी वैक्सीन, थोड़ी एंटीबॉडीज अपने आप बन गई हैं, क्योंकि उसको पहली बार में कोरोना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति अगर हैं उनके अंदर सेकेंड इन्फेक्शन हो सकता है, पर चांसेस और सीवियरिटी कम होगी। तो क्लियरली हमें फर्स्ट डोज जितने ज्यादा से ज्यादा को दे सकें, जितनी जल्दी से जल्दी दे सकें, अच्छा। जैसे अब केरला है, महाराष्ट्र है, कई स्टेट्स में है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि वो सारे इलाके को जिसमें कि अभी वैक्सीन नहीं लगी है, उन प्रोविंस में सबको प्रायोरिटी पे पहले वैक्सीन मिल जाए, तो वहां स्प्रेड कम हो जाएगा, वहां के लोगों की जिंदगी थोड़ी सी सेफ हो जाएगी। ये एक नेशनल पॉलिसी डिसीजंस लेने चाहिए हमें, बट हाँ, वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव। डॉक्टर सरीन, आपने बड़ी दिलचस्प तरीके से बूस्टर डोज कहा मास्क को, लेकिन अगर असली बूस्टर डोज की बात करें तो टीके का असर कब तक रहता है? कब हमें जरूरत पड़ सकती है, चाहे हमारे हेल्थ वर्कर्स हो गए, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हो गए, उनके लिए बूस्टर डोज लगाएं, या आपको लगता है अभी जरूरत नहीं?
देखिए, बूस्टर के लिए पहले तो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। हम लोगों की चाह, लोगों की उमंग जगा दें और फर्स्ट और सेकंड डोज ना लगे तो ये उचित नहीं होगा। और कंट्रीज में, यूएस में, यूके में तो कंट्रीज में 5-5, 7-7, 9-9 डोजेस पर इंडिविजुअल बुक की हुई है उन्होंने, कि एक अमेरिकन के लिए, एक यूके के व्यक्ति के लिए 7 डोजेस अवेलेबल है, सेकंड बूस्टर, थर्ड बूस्टर, जो भी लगाना चाहे। पर हमारे यहाँ तो एक आदमी के लिए एक भी नहीं है, 2 भी नहीं है, जो कि मिनिमम है। हाँ, बूस्टर की जरूरत, और अगर फैसिलिटी है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें रखना चाहिए। एंटीबॉडीज का लेवल जो ओरिजिनल वायरस के लिए है वो धीरे धीरे कम हो जाता है करीब 6 महीने के अंदर। हाँ, उसके बाद में अगर म्यूटेंट वायरस है तो इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे नया वायरस है, पर कम सीवियरिटी का। सेकंड वाला जो डेल्टा म्यूटेंट है, उसके अंदर एंटीबॉडीज कितने दिन रहेंगी ये कहना मुश्किल है जी। हम लोगों ने ILBS में करीब 1800 लोगों का जो हेल्थ केयर वर्कर है एक बार पूरा सर्वे किया, और उस सर्वे में पाया कि जो डेल्टा म्यूटेंट है वो काफी लोगों के अंदर आया जिनमें एंटीबॉडी पहले थी, जिन्होंने 1 डोज और किसी ने 2 डोज वैक्सीन की भी ली हुई थी, पर उनमें सीवियर डिजीज नहीं थी। तो ये क्लियर है कि वैक्सीन बेनिफिशियल है। बूस्टर डोज के लिए भारत में प्रयास कम हुए हैं, बहुत सारी ट्रायल्स की, बहुत सारी साइंस की जरूरत है, क्योंकि ये सारी की सारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी साइंस पे डिपेंड। हमारे पास कोई ट्रायल का डेटा इंडियंस में नहीं है। बूस्टर की जरूरत है, बूस्टर कब लगानी चाहिए जी, मुझे लगता है वाइड स्प्रेड ट्रायल्स एंड असेसमेंट्स इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल, तो इंतजार थोड़ा किया जा सकता है, इस पर स्टडीज हो जाएं। सही कह रहे हैं आप, रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इसके बारे में सोचा जा सकता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी साझा की। थैंक यू। तो चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे मैक्स अस्पताल के निदेशक डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा। फिलहाल एक ब्रेक। एनडीटीवी और गूगल की मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैक्सीनेशन की हम चर्चा कर रहे हैं, टीके के असर की चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा जुड़ गए हैं, जो कि निदेशक हैं मैक्स अस्पताल के। शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर बुद्धिराजा, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें तो ज्यादातर पॉपुलेशन इन देशों की वैक्सीनेटेड है, फुली वैक्सीनेटेड भी काफी है, 1 डोज तो काफी लोगों को मिल चुका है। इसके बावजूद जो डेल्टा वेरिएंट का इंपैक्ट रहा है उधर, वो कैसा रहा है? देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का यह मतलब नहीं है कि आप पूरी तरह बीमारी से बचेंगे। वैक्सीनेशन का जो मेन रोल है वो ये है, बीमारी के सिवियर फॉर्म से बचाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशंस देखें या मोर्टेलिटी देखें तो वो इन देशों में बहुत कम हो गई है जहां पे अच्छी वैक्सीनेशन है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ रही। जो केसेस हो भी रहे हैं, जो पूरी वैक्सीनेशन के बाद, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू वैक्सीनेशन, वो जनरली बहुत माइल्ड केसेस होते हैं और घर में मैनेज हो पाते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज वैक्सीन लेने का ये है कि आप सीवियर बीमारी से बचेंगे, मौत से बचेंगे, लेकिन बीमारी फिर भी हो सकती है, इसलिए आप इन्फेक्शन दूसरों को भी स्प्रेड कर सकते हैं। तभी बार बार ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेनी है, लेकिन वैक्सीनेशन के बाद और उसके साथ साथ आपको प्रोटेक्शन, मास्क और डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना पड़ेगा। डॉक्टर, फिर भी जो डेल्टा वेरिएंट है या आगे भी कोई वेरिएंट आते हैं, तो क्या उसके साथ साथ वैक्सीन भी बदलती रहती है? क्या उनमें भी बदलाव आते रहते हैं? इस पर शोध चलता है? बिल्कुल, देखिए, अगर आप फ्लू वैक्सीन की देखें जो कई सालों से इस्तेमाल की जा रही है, तो वो हर साल एक नई वैक्सीन बनती है जो प्रेवलेंट स्ट्रेन्स होते हैं, और वो वैक्सीन हर कॉन्टिनेंट के हिसाब से, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में भी वो अलग अलग होती है। जिस रीजन में जो वायरसेस फैले हुए हैं उस हिसाब से वो वैक्सीन बनती है। तो अल्टीमेटली कोविड में भी, कोरोना वायरस में भी यही होगा। अभी हमें ये श्योर नहीं है कि बूस्टर्स कितने लगेंगे कि नहीं लगेंगे, साल में लगेगा या नहीं लगेगा। जब वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी और हमारे पास एक तरह से, जब हम कहते हैं कि 6 महीने, साल के बाद जब ये वायरस एक एंडेमिक बन जाएगा, मतलब वो पीक्स, स्पाइक्स आनी या वेव्स आनी बंद हो जाएंगी, बट एक वो जैसे नॉर्मल फ्लू वायरस या H1N1 स्वाइन फ्लू की तरह रहेगा, तो वो म्यूटेट करता रहता है, वायरसेस म्यूटेट करते हैं। तो जब एक सिग्निफिकेंट म्यूटेशन हो जाती है
तो वो जो पुरानी वैक्सीन होती है उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, ये नहीं कहूंगा इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है। अभी भी जो प्रेजेंट वैक्सीन जितनी है दुनिया में वो डेल्टा स्ट्रेन के अगेंस्ट काम कर रही है, लेकिन नॉवल जो ओरिजिनल स्ट्रेन था उससे कम इफेक्टिव है। सिमिलरली अगर ज्यादा स्ट्रेन में चेंजेस आ जाते हैं तो हमें फिर आपके वैक्सीन को चेंज करना पड़ता है, और वो हो सकता है कि अगर हर साल का अगर आपको बूस्टर देना पड़े और हर साल थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़े वैक्सीन में, तो वो आराम से किया जा सकता है। वो हमारे वैक्सीन के प्लेटफॉर्म्स इतने रोबस्ट बन जाते हैं कि वो थोड़े से ही समय में वो आप वैक्सीन को चेंज कर सकते हैं। जो प्रेवलेंट म्यूटेशन उस टाइम चल रहा है उस एरिया में, उस कंट्री में, उस कॉन्टिनेंट में, उस हिसाब से वैक्सीन को आप चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए जो प्रेजेंट जो वैक्सीन वर्ल्ड में अवेलेबल है, मैं ये बार बार कहना चाहूंगा कि वो प्रेजेंट स्ट्रेन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, चाहे वो डेल्टा स्ट्रेन भी हो। ठीक है, ये जरूर है कि उसकी इफेक्टिवनेस कुछ कम हो जाती है, लेकिन हमें इफेक्टिवनेस के स्टेज पे नहीं जाना। हमें यह सोचना है कि जितनी भी इफेक्टिवनेस मिल सके वो हमें लेनी है। और WHO ने कहा है कि कोई भी वैक्सीन जो 50% से ज्यादा आपको प्रोटेक्शन देती है वो इफेक्टिव वैक्सीन है। तो उस कैटेगरी में अगर हम 2 शॉट्स ले लेते हैं तो 50% से ऊपर सब वैक्सीन डेल्टा के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दे रही है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि लगातार वैक्सीन में बदलाव होते रहते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक थोड़ा सिंपलिस्टिक व्यू के साथ एक सवाल पूछ रही हूँ, वो ये कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आगे जाके भविष्य में ऐसी वैक्सीन आए जो हर वेरिएंट, जो आने वाले वेरिएंट भी हो, उनको टैकल कर दे? देखिए, हम चाहते तो ये है, साइंस यही चाहती है कि ऐसा कोई वैक्सीन निकाल सके जो सारे स्ट्रेन्स को कवर कर सके, लेकिन ऐसा जनरली होता नहीं है। अगर म्यूटेशंस बहुत माइनर म्यूटेशंस है, कोई मेजर म्यूटेशंस नहीं है, तो वो सेम वैक्सीन आपका काम करेगा डिफरेंट स्ट्रेन्स के अगेंस्ट। लेकिन जब एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ जाता है तो उसका मतलब उसमें इतनी सिग्निफिकेंट चेंजेस हो गई हैं, मल्टीपल लेवल्स पे म्यूटेशंस हुई हैं, जब वो वैक्सीन काम करना बंद कर देता है। तो आज की नॉलेज में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि एक वैक्सीन दे दे जो सारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स को कवर कर पाए। अगर साइंस इवॉल्व कर जाती है तो हो सकता है वो हो, लेकिन अभी हमें नियर फोर्सिएबल फ्यूचर में ये मान के चलना पड़ेगा कि जितनी वेरिएंट्स हो रहे हैं वो एक वैक्सीन से 100% इक्वली इफेक्टिव नहीं होंगे। कोई ज्यादा इफेक्टिव होगा, कोई कम इफेक्टिव होगा, और अगर बहुत सिग्निफिकेंट चेंज हो गया तो आपको नया वैक्सीन प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें पॉजिटिव चीज ये है कि जो हमारी वैक्सीन टेक्नोलॉजी है या प्लेटफॉर्म है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि कुछ समय में वो नया एक वैक्सीन निकाल पाए, जैसे फ्लू वैक्सीन के केसेस में किया गया है। और ये मुझे लगता नहीं हमें बहुत फ्रीक्वेंटली वैक्सीन अपने चेंज करने पड़ेंगे। अभी देख लीजिए 1.5 साल हो गया है, कितने स्ट्रेन्स म्यूटेंट आ गए हैं, वो सेम वैक्सीन आपकी काम कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये वैक्सीन काम करेंगी, और थोड़ा बहुत अगर वैक्सीन में चेंज करना भी पड़ा तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सोचना कि एक वैक्सीन सब फेज में हमेशा के लिए आने के लिए काम करेगी, वो शायद ना हो पाए। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर बुद्धिराजा। तो जाहिर तौर पर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी वैक्सीन कारगर है और जितने भी मौजूदा वेरिएंट है उन पर कारगर है। इसलिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि अगर आपका वक्त आ गया है तो आप जाके वैक्सीन जरूर लगाएं। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।